नमस्ते दोस्तों। आज के प्रेजेंटेशन में हम जानकारी लेने वाले हैं एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी का जो कोर्स है। स्पेशली मैं बात करने जा रहा हूँ MSBT का ADIS यानी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, मुंबई महाराष्ट्र, और उसके अंडर जो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है? अभी ये इंपॉर्टेंस मैं क्यों बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आज आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में जो 24 कॉलेजेस है जो ये कोर्स रन कर रहे हैं, तो हर एक कॉलेज में इसका इम्पोर्टेंस बढ़ते जा रहा है। उसकी जो भी इनटेक रहेगी, जो भी इनटेक कैपेसिटी रहेगी, वो फुल होते जा रही है, और जो भी रिक्वायरमेंट्स है स्टूडेंट्स की, वो जो इंक्वायरीज है वो बढ़ती जा रही है। तो ये हर साल ऐसी इंक्वायरीज या उसका इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ते जा रहा है, तो उसके बारे में जो आपकी लीगल या टेक्निकल जानकारी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और उसके अलावा कुछ रीजन और भी है। तो महाराष्ट्र या महाराष्ट्र के बाहर जो भी स्टेट्स है जहाँ पे ये कोर्स चलता है, अगर इसके इक्विवेलेंट अगर एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी या पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी या डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी ऐसा जो कोर्स है, वो कोर्स का इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ रहा है, तो उसके मैं कुछ रीजंस आपको बताने वाला हूं। अगर आपको मालूम है, ये कोर्स होने के बाद सेफ्टी ऑफिसर ये एक डेजिग्नेशन है, ये पद है जो गवर्नमेंट में अगर आप देखेंगे यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ जो डिपार्टमेंट है, वहां पे अलग अलग जो डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, सेफ्टी इंस्पेक्टर जो रहते हैं, वो हमेशा इंडस्ट्रीज वालों को रिकमेंड करते हैं कि आपके पास सेफ्टी ऑफिसर चाहिए। लेकिन जब गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव या कोई ऑडिटर जब बात करता है, तो एक्चुअली उसका रेफरेंस क्या है? अभी ये आज बात नहीं कर रहे, ये बहुत सालों से बात हो रही है। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 ये सबसे पुराना और पहला रेफरेंस है, जिसमें उन्होंने बताया है कि फैक्ट्री एक्ट में एक सेक्शन है जो है सेक्शन 40B। तो फैक्ट्री एक्ट में 120 सेक्शंस है, वो 120 सेक्शन में से जो सेक्शन 40B है, वहां पे सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट थी। तो ये रिक्वायरमेंट क्या थी? पहले ये रिक्वायरमेंट ऐसी थी, अगर आपके फैक्ट्री में 1000 या 1000+ वर्कर है, तो आपके पास एटलीस्ट एक सेफ्टी ऑफिसर चाहिए। और फिर उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स में बताया है कि एक्चुअली उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो जैसे अभी सेफ्टी ऑफिसर का एक सेपरेट रूल है, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें एटलीस्ट आपके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग या डिग्री इंजीनियरिंग या BSc या MSc ऐसे मिनिमम क्वालिफिकेशन मेंशन किया। और उसमें उन्होंने बताया था कि अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग है या BSc है, तो आपका पास जो एक्सपीरियंस है तो एटलीस्ट 5 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग और BSc, पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी था, प्लस 5 इयर्स एक्सपीरियंस। उसके बाद में आप क्वालिफाइड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते। क्वालिफाइड यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, क्योंकि क्वालिफाइड का मीनिंग है आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। अगर आपने डिग्री इंजीनियरिंग पास की है या फिर आपने MSc किया है, तो आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर 2 साल का अनुभव आपका इंडस्ट्री में या फिर सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट ओरिएंटेड कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहेगा, तो आप क्वालिफाइड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये 1948 में फैक्ट्री एक्ट सेक्शन 40B में ये मेंशन किया था कि आपका ये क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है और आपकी ये ड्यूटीज है, और उसमें बहुत सारे डिटेल्स दिए। लेकिन नंबर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट 1 सेफ्टी ऑफिसर 1000 या 1000+ वर्कर के लिए मैंडेटरी था, कंपलसरी था। अब ये रिक्वायरमेंट जब थी, तो उस टाइम आपको मालूम है कि मैक्सिमम जो भी इंडस्ट्रीज 1000+ वर्कर वाली थी, वहां पे एटलीस्ट एक सेफ्टी ऑफिसर लगता था। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या चेंज हुआ,
जिसकी वजह से ये सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी, या जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो भी ऑडिटर्स है, जो भी एक्सपर्ट पर्सन है, जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज है या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री, वो हर एक कंपनी सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी एक्सपर्ट, सेफ्टी पर्सन के बारे में बात करें। तो आज की डेट में अगर हम चेक करेंगे तो ये सेफ्टी ऑफिसर की डिमांड क्यों बढ़ रही है, सेफ्टी ऑफिसर का नंबर जो है वो नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ रहा है। तो नंबर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, जो पहले कंपनी एक ही सेफ्टी ऑफिसर रखता था, आज की डेट में उनके पास 3 सेफ्टी ऑफिसर है, 5 सेफ्टी ऑफिसर है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप देखेंगे पिछले 2 साल में तो ये नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और इसी वजह से एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। तो ये महत्व बढ़ने के लिए एक अच्छा नोटिफिकेशन है, जो लीगल रेफरेंस मैं कहूंगा इसको, जो 7 मार्च 2019 पे आया है, एक नोटिफिकेशन जो इंडस्ट्रीज, एनर्जी और लेबर डिपार्टमेंट से आया है। और वो नोटिफिकेशन में उन्होंने मेन रेफरेंस जो दिया है वो है MAH, यानी कि मेजर एक्सीडेंट हजार्ड रूल। तो मेजर एक्सीडेंट हजार्ड रूल में, यानी कि सीमा रूल के अंडर, कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल मेजर एक्सीडेंट हजार्ड रूल 2003, ये सीमा रूल जिसको नॉर्मली हम बोलते हैं, तो सीमा रूल के अंडर जो रूल D है उसमें उन्होंने बताया है कि सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो एग्जैक्टली ये क्या है मैं ये आपको बाद में बताता हूं, लेकिन एक रेफरेंस है सीमा रूल, और उसमें फैक्ट्री का स्पेसिफिकेशन दिया है उन्होंने मेजर एक्सीडेंट हजार्ड कंपनीज या फैक्ट्रीज। तो जहां पे मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस है, और ऐसे अगर आप हजार्ड हैंडल करते हैं या फिर ऐसे हजार्ड प्रेजेंट है आपकी इंडस्ट्री में, तो वहां पे MAH यूनिट उसको बोलते हैं, और ये MAH यूनिट का रेफरेंस सीमा रूल 2003 में है। और उस हिसाब से अगर आपका यूनिट रहेगा तो आपके यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, या फिर आपको ज्यादा सेफ्टी ऑफिसर लगने वाले हैं। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि अगर आपके फैक्ट्री में डेंजरस ऑपरेशन है, जो रेफरेंस है रूल नंबर 114 महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल 1963। तो ये महाराष्ट्र के लिए MFR 1963 का रूल नंबर 114 है, जिसमें उन्होंने कहा कि डेंजरस ऑपरेशंस क्या रहते हैं, और डेंजरस ऑपरेशंस के अलग अलग उन्होंने एग्जांपल्स भी दिए। अगर ये ऑपरेशन जो लिस्ट आउट किया है MFR में आपके यहाँ पे है, तो ये डेंजरस ऑपरेशन कैटेगरी में रहेगा। अगर आपके पास ये हजार्ड से आपका यूनिट MAH यूनिट है, तो आपका सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट ये अलग रहेगी। जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट थी पहले 1000 प्लस अगर वर्कर है आपके पास तो एक ही सेफ्टी ऑफिसर है, लेकिन यहाँ पे MAH के हिसाब से सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट अलग रहेगी। उसके अलावा उन्होंने और एक बात कही थी नोटिफिकेशन में, हजार्डस प्रोसेस। तो आपकी अगर प्रोसेस हजार्डस है आपकी इंडस्ट्री में, ये हजार्डस प्रोसेस क्या होती है, तो सेक्शन 2CB में फैक्ट्री एक्ट 1948 में ये डेफिनेशन दी है, और शेड्यूल 1 में 29 हजार्डस प्रोसेसेस लिस्ट आउट की। अगर ये प्रोसेस में से आपके पास कोई प्रोसेस रहेगी तो उसको हम हजार्डस प्रोसेस कहेंगे। अगर आपके पास हजार्डस प्रोसेस है तो उसके हिसाब से सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट अलग है, और ये अलग रहेगी। इसका क्लियर कट मीनिंग मैंने ये पिक्चर में दिखाया कि आपके यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और इसी वजह से ये जो नोटिफिकेशन है 7 मार्च 2019 का, यहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है, मैंडेटरी किया है कि जो भी इंडस्ट्रीज MAH यूनिट है या डेंजरस ऑपरेशन हैंडल कर रही है या हजार्डस प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो उनके लिए सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट अलग रहेगी। तो एग्जैक्टली ये सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट क्या है तो मैं बताने जा रहा हूं अभी। यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट, सेफ्टी ऑफिसर जो हमने फैक्ट्री एक्ट की रिक्वायरमेंट देखी थी, वही फैक्ट्री एक्ट की रिक्वायरमेंट अभी मॉडिफाई करके आई। तो ये जो नोटिफिकेशन है 7 मार्च 2019 का, उसमें उन्होंने कहा है ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट पहले भी थी जो हमने बात किया था, 1000 वर्कर है आपके पास या 1000 प्लस है, तो उसके लिए सेफ्टी ऑफिसर कम से कम एक लगेगा।
लेकिन अगर ये वर्कर 2000 प्लस हो जाते हैं तो वहां पे आपका सेफ्टी ऑफिसर रिक्वायरमेंट कम से कम 2 होगा। अगर आपके पास 5000 वर्कर प्लस है और वहां पे आपको सेफ्टी ऑफिसर की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट 3 पे जाएगी। अभी ये जो मैं बात कर रहा हूं ये ना कोई हजार्डस प्रोसेस है, ना ये एमएच यूनिट है, यहाँ ना पे डेंजरस ऑपरेशन है। तो नॉर्मल यूनिट अगर आपके रहेंगे तो नॉर्मल यूनिट में ये 1000, 2000 प्लस और 5000 प्लस के हिसाब से सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है। पहले जो फैक्ट्री एक्ट 1948 में कहा था वो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि 1000 प्लस में एक सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, लेकिन अभी के नोटिफिकेशन में उन्होंने बात उससे आगे कही है कि अगर आपके पास 2000 वर्कर है तो आपको कम से कम 2 वर्कर चाहिए, अगर आपके पास 5000 वर्कर है तो आपके पास कम से कम 3 सेफ्टी ऑफिसर चाहिए। अगर इसके अलावा आपका नॉर्मल यूनिट नहीं है और अगर आपका एमएच यूनिट है यानी कि मेजर एक्सीडेंट हजार्ड यूनिट है और आपके यहाँ पे डेंजरस ऑपरेशंस वर्कआउट होते हैं तो उनके लिए सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट क्या है? तो उसके लिए सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट जो है मिनिमम 50 वर्कर्स या 50 प्लस वर्कर के लिए सेफ्टी ऑफिसर है। तो आपको यहाँ पे मेजर डिफरेंस दिखाई देता है कि जहां पे नॉर्मल यूनिट में 1000 वर्कर के लिए एक सेफ्टी ऑफिसर लगता है तो यहाँ पे सिर्फ 50 वर्कर भी रहेंगे तो भी आपको ये सेफ्टी ऑफिसर रखना है। तो ये सबसे ह्यूज डिफरेंस है, ये सबसे बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से लीगल रेफरेंसेस से ये नोटिफिकेशन से सेफ्टी ऑफिसर की जो नंबर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई है। और ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, ये कंपलसरी है, नेसेसरी है और इसी वजह से इंडस्ट्रीज में भी सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंटमेंट बढ़ने वाले हैं और ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। और इसी वजह से इंडस्ट्रियल सेफ्टी का जो कोर्स है, जो क्वालिफाइड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहता है उनके लिए कोर्स इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से इसका इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहा है। अगर उसकी दूसरी कंडीशन देखेंगे तो 500 वर्कर्स है आपके पास तो सेफ्टी ऑफिसर कम से कम 2 लगेंगे। आपके पास 1000 वर्कर है कम से कम 3 सेफ्टी ऑफिसर लगेंगे। आपके पास 2000 वर्कर है तो कम से कम 4 सेफ्टी ऑफिसर रिक्वायरमेंट है। आपके पास 5000 है तो आपके पास कम से कम 5 सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है। तो जब ये सेफ्टी ऑफिसर हम लीगली बोलते हैं तो वो क्वालिफाइड सेफ्टी ऑफिसर रहता है, जो मैंने बात किया है कि एटलीस्ट उसका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या केमिस्ट्री बैकग्राउंड और उसको एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये थी एमएच यूनिट के लिए और जहां पे डेंजरस ऑपरेशन चलते हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट थी मिनिमम 50 वर्कर्स का मिनिमम एक सेफ्टी ऑफिसर रिक्वायरमेंट। अभी इसके अलावा है हजार्डस प्रोसेसेस। तो जहां पे हजार्डस प्रोसेसेस हैंडल होती है या फिर आपके यूनिट में हजार्डस प्रोसेस इन्वॉल्व है तो वहां पे रिक्वायरमेंट क्या है? तो वहां पे रिक्वायरमेंट देखिए, कम से कम अगर आपके पास 250 वर्कर है तो वहां पे कम से कम एक सेफ्टी ऑफिसर आपको लगेगा। तो 250 वर्कर के लिए एक सेफ्टी ऑफिसर है हजार्डस प्रोसेस में। अगर आपके पास 500 वर्कर है तो सेफ्टी ऑफिसर कम से कम 2 लगेंगे। आपके पास 1000 वर्कर है कम से कम 3 है। अगर आपके पास 2000 वर्कर है तो कम से कम 4 सेफ्टी ऑफिसर लगेंगे। और अगर आपके पास 5000 वर्कर है तो आपके पास कम से कम 5 सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट चेंज हो चुकी है नोटिफिकेशन की वजह से 7 मार्च 2019 के, कि वहां पे उन्होंने एक सिंगल कैटेगरी बताई, फर्स्ट कैटेगरी जो जनरलाइज यूनिट है जहां पे हजार्डस प्रोसेस नहीं है, एमएच यूनिट नहीं है, डेंजरस ऑपरेशन नहीं है। सेकंड कैटेगरी उन्होंने बताई कि आपका मेजर एक्सीडेंट हजार्ड यूनिट है और डेंजरस ऑपरेशन से, तो मिनिमम 50 वर्कर के लिए आपको एक सेफ्टी ऑफिसर लगेगा। और तीसरी कैटेगरी ये बताई उन्होंने कि अगर आपकी हजार्डस प्रोसेस इन्वॉल्व यूनिट है तो वहां पे वो फैक्ट्री में आपको 250 के पीछे एक कम से कम सेफ्टी ऑफिसर लगेगा और उस हिसाब से अलग अलग 5 सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट दी है। तो कुछ कंपनीज इसके आगे भी जाके अगर आपके पास नंबर ज्यादा है वर्कर्स का और आपके पास हजार्डस प्रोसेस से, डेंजरस ऑपरेशन से, एमएच यूनिट्स है
तो वो लीगल रिक्वायरमेंट से ज्यादा भी सेफ्टी ऑफिसर रखते हैं, क्योंकि अगर वहां पे वैसा हजार्ड है, अगर आपको एक्सीडेंट प्रिवेंट करना है, कम से कम एक्सीडेंट, कम से कम लॉसेस रखना है, इफिशियंसी बढ़ानी है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है वर्कर का, तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट जो लीगल है उससे आगे भी आप जा सकते हैं, और कुछ कंपनीज ऑलरेडी जा चुकी है। तो ये मेन थी 3 लीगल रेफरेंसेस। और अगर आपको सेफ्टी ऑफिसर बनना है, अगर आपको ये कोर्स करना है, तो उसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन या एजुकेशन क्या चाहिए। तो अभी 2017 में ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंज हुआ है, 2009 में ये कुछ अलग था, उसके पहले भी जो रिक्वायरमेंट थी वो भी 2009 के हिसाब से ही थी। अभी जो महाराष्ट्र में स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्सेस है, जिसमें एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स है, वहां पे उसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। एक तो आप साइंस ग्रेजुएट चाहिए, या फिर आप मेडिकल साइंस ग्रेजुएट चाहिए, या फिर आप डेंटिस्ट हो सकते हैं, या फिर आप अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी का आपने ग्रेजुएशन किया है, या फिर आपने फिजियोथेरेपी का ग्रेजुएशन किया है, या फिर वेटरनरी साइंस का ग्रेजुएशन किया है, या फिर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही, या डिप्लोमा इंजीनियरिंग या डिग्री इंजीनियरिंग, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। ये अभी बेसिक रिक्वायरमेंट चेंज हो चुकी है। पहले की जो रिक्वायरमेंट थी 2009 के पहले, तो वहां पे बीएससी इन फिजिक्स और केमिस्ट्री, और उसके अलावा डिप्लोमा और डिग्री इन इंजीनियरिंग, ये 2 रिक्वायरमेंट थी। और उसमें कंपलसरी मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस स्टेट गवर्नमेंट से महाराष्ट्र में था। लेकिन ये मॉडिफिकेशन अभी हो चुका है कि उन्होंने ग्रेजुएशन के अलग अलग नॉर्म्स, इसमें अलग अलग एलिमेंट्स ऐड हो चुके हैं। आप साइंस बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं, डेंटिस्ट भी हो सकते हैं, मेडिकल साइंस भी बैकग्राउंड हो सकता है आपका, ऑक्यूपेशन थेरेपी, फिजियोथेरेपी, वेटरनरी साइंस, तो जो भी अलग अलग साइंस के स्ट्रीम से, वो सभी साइंस के स्ट्रीम से अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। ये मेजर चेंज है 2017-18 से। उसके अलावा उन्होंने और कुछ कोर्सेस ऐड किए जो MSBT के हैं। ये सभी कोर्सेस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अगर आपने FA कोर्स किया है, या FI किया है, या FR किया है, या FS किया है, या FF किया है, तो भी आप ये कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। रियलिटी में अगर आप इसका आप सिलेबस देखेंगे, तो सिलेबस में एक्चुअली प्रिंटेड सिलेबस में ये सब कोर्सेस उन्होंने नहीं दिए हैं। उन्होंने सिर्फ एक ही कोर्स दिया था, FR, यानी कि डिप्लोमा इन फायर सर्विस इंजीनियरिंग। लेकिन उन्होंने बाद में एक सर्कुलर दिया था, उस सर्कुलर में उन्होंने ये सब कोर्सेस अभी मेंशन किया है। जैसे कि यहाँ पे एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, उसका FA एक एब्रिवेशन है। पोस्ट डिप्लोमा इन फायर इंजीनियरिंग, FI एब्रिवेशन, डिप्लोमा इन फायर सर्विस इंजीनियरिंग, FR, एडवांस डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग, FS, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, FF। तो ये फायर एंड सेफ्टी कोर्स टाइटल के अंडर नॉन AICT में शॉर्ट टर्म कोर्सेज के अंडर MSBT में 8 कोर्सेस है, और उसमें से ये कोर्सेस अगर आपने किया होगा तो आप भी ये डिप्लोमा कर सकते हैं जो एडवांस डिप्लोमा है, और उस हिसाब से आप भी सेफ्टी ऑफिसर के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। अभी ये जो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, उसका एब्रिवेशन IT है। जनरली हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए IT बोलते हैं, क्योंकि हमको IT इंडस्ट्रीज मालूम है, IT फील्ड मालूम है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए IT बोला है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए IF एब्रिवेशन MSBT पे यूज करता है। ठीक है, ये एक्चुअली DTE का कोर्स है, जो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट लेवल पे वही सब चीजें देखता है, जैसे कि एडमिशन प्रोसेस है, एडमिशन अप्रूवल है, और स्टेट गवर्नमेंट इसको अप्रूव कर देता है। अगर ये कोर्स अप्रूव्ड है, तो इसके बारे में जो भी सिलेबस बनेगा, उसका डिजाइन बनेगा, उसमें जो भी कंटेंट्स रहेंगे, या फिर उसमें कुछ एग्जाम प्रोसीजर रहेगी, एग्जाम कैसे कंडक्ट करने हैं, या फिर जो भी क्लास टेस्ट कंडक्ट करना है, या फिर इंस्पेक्शन कंडक्ट करना है, इसके मॉनिटरिंग करना है, तो ये सब चीजें MSBT देखता है, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और ये 1 ईयर का फुल टाइम कोर्स है, और इसका ईयरली पैटर्न है। अभी ये जो स्कीम है 2017-18 की, ये एक्चुअली G स्कीम है।
अभी पहले जो स्कीम थी ये एक्चुअली वाई स्कीम थी, जिसके बारे में मैंने अभी बात किया था कि ये 2009-10 का जो सिलेबस था ये वाई स्कीम के हिसाब से था, और उसका जो एडमिशन प्रोसेस भी थी तो एडमिशन प्रोसेस में कंपलसरी था कि डिग्री और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग था ये मिनिमम 3 इयर्स का जो कोर्स है डिप्लोमा इंजीनियरिंग वो था, बाकी के डिप्लोमा इंजीनियरिंग यहाँ पे अलाउड नहीं थे। और उसके साथ में ये 2 इयर्स एक्सपीरियंस का इसेंशियल कंडीशन भी था। अभी जी स्कीम के लिए जिन्होंने एडमिशन दिया है 2017 में, तो ये कंडीशन वहां पे अभी नहीं है। तो आप फ्रेशर्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका मेन जो इंटेंशन था गवर्नमेंट का कि जैसे मैंने अभी बताया कि नंबर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है और बढ़ने वाली है, और ये आगे भी ज्यादा बढ़ने वाली है। उस हिसाब से नंबर ऑफ कॉलेजेस कम है। ऑल ओवर इंडिया अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत कम है। उसमें से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कॉलेजेस है जो 24 कॉलेजेस है। तो अगर आपको सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है तो थोड़ा सा क्राइटेरिया उन्होंने चेंज किया है, और वो क्राइटेरिया अभी कम से कम जो एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट था वो अभी 0 एक्सपीरियंस को भी कर दिया, यानी कि फ्रेशर्स भी आप एडीआईएस कोर्स कर सकते हैं। लीगली अगर हम देखेंगे तो एक्चुअली और लॉजिकली भी हम देखेंगे तो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया एक अच्छी बात थी और वो होनी चाहिए, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रियल सेफ्टी का कोर्स कंटेंट्स है उस हिसाब से, और जब आप इंडस्ट्री में सेफ्टी ऑफिसर काम करने वाले हैं उस हिसाब से अगर आपको इंडस्ट्री का एक्सपोजर नहीं रहेगा तो इंडस्ट्री की सेफ्टी आप नहीं देख सकते। इसीलिए अभी ये कोर्स कंटेंट भले ही फ्रेशर्स के लिए अलाउ हो, लेकिन फ्रेशर्स को फिर आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस एक्सपोजर देना चाहिए थ्रू इंडस्ट्रियल विजिट्स, ट्रेनिंग, वर्कशॉप एटसेट्रा। अगर वो नहीं रहेगा तो कोई भी इंडस्ट्री आपको शायद लेगी नहीं, क्योंकि अगर आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ही नहीं, इंडस्ट्रियल नॉलेज ही नहीं है तो आप सेफ्टी के बारे में कैसे सोचेंगे। तो ये भी एक बात है। लेकिन अभी एडमिशन के ओरिएंटेड अगर आप देखेंगे तो फ्रेशर्स भी अभी अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये अगर कोर्स हम करेंगे तो कौन से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रीज में आपको जॉब मिल सकता है, तो उसमें सबसे ज्यादा केमिकल इंडस्ट्रीज में रिक्वायरमेंट है, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्रीज में केमिकल हजार्ड ज्यादा रहते हैं। उसमें सबसे ज्यादा केमिकल हैंडलिंग, हजार्डस प्रोसेसेस, हजार्डस सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, पॉइजनस सब्सटेंसेस, गैसियस सब्सटेंसेस, फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस, ऐसे अलग अलग जो कैटेगरीज है सब्सटेंसेस की, केमिकल्स की, तो वहां से सबसे ज्यादा रहती है। इसलिए केमिकल, पेट्रोकेमिकल और इंजीनियरिंग फील्ड्स में आपको स्कोप ज्यादा है। उसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, अभी आज की डेट में गवर्नमेंट ने भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को फोकस किया है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज एक ऐसा सेक्टर है जहां पे डेवलपमेंट तो होते जा रहा है, नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट जो वर्कर्स की है वो डिमांड भी बढ़ते जा रही है, लेकिन वहां पे सेफ्टी कंसर्न ज्यादा नहीं है। तो इंडिया की स्पेशली जब बात करेंगे हम तो अभी नेशनल बिल्डिंग कोड और बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट एंड रूल, तो ये मेन क्राइटेरियाज है जहां पे ये कंस्ट्रक्शन की सेफ्टी देखते हैं। तो उसका नॉलेज होना जरूरी है, इसीलिए कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी अभी सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल में केमिकल ओरिएंटेड जो हजार्ड्स है वहां पे फूड एंड पेंट इंडस्ट्रीज, डिजाइन एंड प्रोसेस। अभी प्रोसेस में भी जैसे मैंने अभी बताया हजार्डस प्रोसेस, तो प्रोसेस भी हजार्डस प्रोसेस हो सकती है। तो वो हजार्डस प्रोसेस नॉर्मलाइज कैसे हो सकती है, उसमें जो एक्सीडेंट्स है, उसमें जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे कैसे सॉल्व हो सकते हैं, उसका नॉलेज आपको ये सिलेबस में मिल सकता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है और जनरलाइज इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। तो ये बहुत सारे सेक्टर्स है। मैक्सिमम सेक्टर्स को आप जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, भले ही आपका बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड रहो या कोई इंजीनियरिंग की स्पेसिफिक फील्ड रहो, लेकिन आप नॉलेज बेस पे कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी जो इंडस्ट्रीज है जहाँ पे SHE या EHS का मेन फोकस है, और जो इंडस्ट्रीज को इसका नॉलेज है, जहाँ पे अलग अलग लेवल पे इसको इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मैनेजमेंट ही ये आपकी मेन फील्ड रहती है। जो मैनेजमेंट का अगर आपको सेफ्टी, हेल्थ, एनवायरमेंट ओरिएंटेड काम करना है तो वहां पे ये सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट गारंटेड रहने वाली है। तो ये अलग अलग रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स या फिनिश प्रोडक्ट्स का इंस्पेक्शन, एनालिसिस करने के लिए, या फिर एफ्लुएंट्स में जो इम्प्योरिटीज रहती है
तो ये अलग अलग ट्रीटमेंट्स के लिए आपको सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर सेफ्टी का भी नॉलेज लेने वाला है, एनवायरमेंट का भी नॉलेज लेने वाला है, हेल्थ का भी नॉलेज लेने वाला है, एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे कम करें उसका भी नॉलेज लेने वाला है, अलग अलग नेशनल स्टेट लेवल की पॉलिसीज का भी नॉलेज लेने वाला है। इसी हिसाब से ये अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स उसके हो सकते हैं। तो जो भी आपका फोकस रहेगा, जो भी आपका नॉलेज रहेगा, जो भी आपका पैशन रहेगा, उस हिसाब से आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे आपको गवर्नमेंट सेक्टर में क्वालिफाइड सेफ्टी ऑफिसर डेजिग्नेशन मिल सकता है, असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, डायरेक्टर, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ सेक्टर में या वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डेप्यूटेशन है। तो इसके अलग अलग एडवर्टाइजमेंट थ्रू रिक्वायरमेंट्स आती है और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको एडीआईएस अगर आपने पास किया है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि आपको वो नॉलेज रहेगा। उसके अलावा अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, नॉर्मली 15 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस वाले जो कैंडिडेट है उनको सर्टिफाइड सेफ्टी ऑडिटर का एग्जाम पास होना सिंपल है और उस हिसाब से वो सेफ्टी ऑडिटर बन सकते हैं। अगर आपने सेफ्टी ऑडिटर रूल पढ़ा होगा तो 2014 में एक रिक्वायरमेंट आई है जिसमें क्लियर कट लिखा है सेफ्टी ऑडिटर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 कैटेगरी। तो अभी आगे जाके फ्यूचर में, भविष्य में सेफ्टी ऑडिटर ग्रेड 1 ग्रेड 2 कैटेगरीज की गवर्नमेंट में भी रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो वहां पर भी उन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि आप कम से कम डिप्लोमा इंजीनियर या बीएससी पास होंगे और कम से कम 7 इयर्स का एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको ये कैटेगरी मिलेगी, या फिर आपका ग्रेजुएशन है या फिर एमएससी है और आपने एडीआईएस किया है तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको ये कैटेगरी मिलेगी। तो अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ ईयर्स, उस हिसाब से आपको ग्रेड 1 ग्रेड 2 ऑडिटर की कैटेगरी मिलेगी। लेकिन उसने वहां पे कंपलसरी लिखा है कि आप एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी कंपलसरी पास आउट चाहिए। अगर आपका एडीआईएस कोर्स नहीं है और आपको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, फिर भी आप ग्रेड 1 ग्रेड 2 सेफ्टी ऑडिटर नहीं बन सकते। ये गवर्नमेंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में सेफ्टी ऑफिसर डेजिग्नेशन है, सेफ्टी इंजीनियर डेजिग्नेशन है, सेफ्टी मैनेजर डेजिग्नेशन है, मेंटेनेंस एंड सेफ्टी मैनेजर जो कॉम्बिनेशन रहता है कुछ कंपनीज में, या फिर आप एसएचई मैनेजर है, ईटीपी मैनेजर है, सेफ्टी हेड है, या फिर डिप्टी जनरल मैनेजर या जनरल मैनेजर सेफ्टी के हैं। तो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, उस हिसाब से वो अलग अलग डेजिग्नेशन वहां पे रहते हैं। तो कुछ कंपनीज में सेफ्टी का स्पेशल डिपार्टमेंट रहता है, कुछ कंपनीज में सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट का एक कंबाइंड डिपार्टमेंट रहता है, कुछ कंपनीज में सेफ्टी और मेंटेनेंस का एक सेपरेट डिपार्टमेंट रहता है। तो जो भी प्राइवेट कंपनीज रहेगी उस हिसाब से वो डेजिग्नेशन, उसके फील्ड्स, उसके डिपार्टमेंट बनाएंगे और वो जॉब प्रोफाइल बनेगा। उसके अलावा आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज ये कोर्स करने के बाद, जैसे अभी कुछ महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आपने ये कोर्स किया है, आपको ये जानकारी रहेगी, आपको ये एक्सपीरियंस रहेगा, तो आप ये कंपलसरी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो कुछ एक्सपीरियंस में वहां पे स्पेशली केमिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी या एनवायरमेंट साइंस वाले जो स्टूडेंट्स रहेंगे और जिन्होंने एडीआईएस कोर्स किया होगा उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग इंस्पेक्शंस, ऑडिटिंग्स के जॉब्स रहते हैं। उसके अलावा डिश ऑफिस में आपको जैसे मैंने बताया, तो उनको सपोर्ट करने के लिए या थर्ड पार्टी ऑडिट करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए वो भी हेल्प चाहिए प्राइवेट सेक्टर से या इंडिविजुअल लेवल पे या फर्म बेसिस पे, तो डिश ऑफिस भी आपको सपोर्ट कर सकता है। और तीसरा है एमओईएफ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। तो ये मिनिस्ट्री जो काम करता है वो मेन फोकस करता है एनवायरमेंट फील्ड पे। तो यहाँ पर भी अगर आपने एडीआईएस किया है तो आपको एनवायरमेंट एक्ट्स का, जैसे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, एमएसआईसी रूल है, या फिर ऐसे बहुत सारे नए नए रूल आ चुके हैं, जैसे ओजोन के बेसिस पे एक रूल है, प्लास्टिक का एक रूल है। ये सब रूल्स की अगर आपको जानकारी है, क्योंकि ये सब कंटेंट्स एडीआईएस कोर्स में है, तो ये आपको यहाँ पे एमओईएफ में भी जो एनालिसिस करने के लिए स्टैंडर्ड्स मालूम चाहिए, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन मालूम चाहिए, ये जानकारी होने की वजह से आपको प्रेफरेंस मिलेगा। उसके अलावा आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप सेफ्टी, हेल्थ, एनवायरमेंट, फायर, ये अलग अलग फील्ड में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हैं, एज ए एडवाइजर काम कर सकते हैं,
ये अलग अलग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है। अभी इसमें जो मैंने अभी बताया कुछ डेजिग्नेशन है, तो उसके जॉब फंक्शनिंग क्या पॉसिबल है ये यहाँ पे बताया मैंने। जैसे अभी सेफ्टी एनालिस्ट है, तो एनालिसिस करेगा अलग अलग प्रोडक्ट्स का, वो रॉ मटेरियल रहो, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट रहो या फाइनल प्रोडक्ट रहो। या फिर वो एनालिसिस ये भी कर सकता है कि वाटर में कंटेंट्स क्या है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट में कंटेंट्स क्या है, और जो हजार्डस मटेरियल है उसको कैसे कम करना है। उसके अलावा सीनियर सेफ्टी एनालिस्ट है, वो सीनियर लेवल पे काम करेगा, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन चेक करेगा, या फिर अलग अलग जो स्टैंडर्ड्स रहते हैं, जैसे यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट है ISI, या फिर फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का है FDA, या फिर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से GMP। तो जो भी स्टैंडर्ड्स रहेंगे, भले वो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, वो स्टैंडर्ड्स से हिसाब से अगर एनालिसिस करेंगे तो वो सीनियर सेफ्टी एनालिस्ट का जॉब है। सेफ्टी ऑफिसर का मेन जॉब है कि आपको ओवरऑल सेफ्टी ओरिएंटेड प्लानिंग करना है, सुपरविजन करना है, एक्सीडेंट्स को कम से कम करना है, उस हिसाब से आपको ओवरऑल एम्प्लॉइज को मोटिवेशन देना है, एजुकेशन देना है, ट्रेनिंग देना है। उसमें सेफ्टी मैनेजर का मेजर काम है प्लानिंग लेवल पे और ओवरऑल एनालिसिस लेवल पे, कंपैरेटिव लेवल पे, और उस हिसाब से सेफ्टी ऑफिसर को वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो ये अलग अलग जॉब फंक्शन है कुछ पोजीशंस के। उसके अलावा ये एक्चुअली ये प्रोसेस है जहाँ पे जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, तो उसका रिलेशन क्या है ये एक्चुअली चार्ट बताता है। जैसे कि आपको कम से कम बेसिक साइंस का नॉलेज मालूम चाहिए, इसीलिए पहले जो रिक्वायरमेंट थी कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको कम से कम BSc में चाहिए। तो ये यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का नॉलेज चाहिए, उसके अलावा मैथमेटिक्स और कुछ बेसिक्स का नॉलेज चाहिए। और उसके अलावा फिर आप इंजीनियरिंग साइंस जो पढ़ने वाले ADIS में, तो वो ये साइंस का यूज यहाँ पे होगा, और फिर वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं सेफ्टी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री या एडवांस कुछ सेफ्टी इंजीनियरिंग के प्रैक्टिसेस। अगर ये आपको मालूम हो चुका है, उसके बाद में आपके जो कोर सब्जेक्ट है, जैसे कि आपने लेजिस्लेशन का एक सब्जेक्ट है आपके यहाँ पे, इंडस्ट्रियल हाइजीन ऑक्यूपेशन का हेल्थ का एक सब्जेक्ट है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, क्वालिटी कंट्रोल का सब्जेक्ट है, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो ये सब्जेक्ट पढ़ने के पहले आपको ये बेसिक इंजीनियरिंग साइंस का नॉलेज चाहिए, और उसके पहले आपको एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री का नॉलेज चाहिए। उसके साथ में अलग अलग जो स्किल्स यहाँ पे है, जैसे ह्यूमन साइंस स्किल है, क्योंकि आप कुछ सेमिनार देने वाले हैं, कुछ असाइनमेंट्स कंप्लीट करने वाले हैं, कुछ ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटीज हो सकती है, प्रोजेक्ट का आपको करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाना है, प्रोजेक्ट में आपको शायद इंडस्ट्री का एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो ये भी स्किल आपकी यहाँ पे अपडेट होगी। और इसका अगर आपको नॉलेज आता है तो आप अलग अलग केमिकल इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, या डॉक वर्क्स में, या फिर कुछ अलग अलग जो इनोवेटिव आइडियाज है, जैसे आज की डेट में अभी बिहेवियर बेस्ड स्टडीज है, एर्गोनॉमिक ओरिएंटेड स्टडीज है, वर्क स्टेशन डिजाइन है, ये अलग अलग आप काम कर सकते हैं, या कंप्यूटराइज ऑपरेटिंग उस सिस्टम से, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से, यहाँ पर भी आप वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन ये सब लिंकेज, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, ये अगर आपका क्लियर नहीं है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, ये स्किल आपके पास नहीं है, ये कॉम्बिनेशन नहीं है, तो अप्लाई करने में ये प्रॉब्लम आएगा, और उसके बाद में जो आपके करिकुलम के जो मेन ऑब्जेक्टिव है शायद वो आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि आपको ओवरऑल जो हजार्ड्स है, जो स्किल्स है, वो सब आइडेंटिफाई करना है, डिटेक्ट करना है, एनालिसिस करना है, एस्टिमेशन करना है, और फिर आपके जो ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग है, ऑफ साइट इमरजेंसी प्लानिंग है, फायर ओरिएंटेड प्लानिंग है, क्वालिटी ओरिएंटेड प्लानिंग है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड प्लानिंग है, एनवायरमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग है, वो सब प्लानिंग आपको फुलफिल करना है। तो ये सब फुलफिल करने के लिए ये ओवरऑल सब्जेक्ट का नॉलेज, उसके पहले बेसिक्स का नॉलेज आपको जरूरी है। तो इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी कुछ स्किल्स आपको सीखने मिलेंगे, प्रोफेशनल इथिक्स भी सीखने मिलेंगे, एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल बैलेंसिंग कैसे करते हैं, या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स क्या रहते हैं, वो ऑपरेट कैसे करते हैं, उसके IS नॉर्म्स क्या है, उसके लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स क्या है, इसके अलावा सेफ्टी के अलग अलग प्रोडक्ट्स क्या रहते हैं, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन या वर्किंग, क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं, और SHE ओवरऑल मैनेज कैसे करते हैं। तो ये सब अलग अलग सोशल स्किल्स और प्रोफेशनल स्किल्स भी आपको ये कोर्स में पढ़ने मिलेंगे। तो ये अलग अलग स्किल्स और अलग अलग पॉइंट्स जो है उसमें आपको रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे ये कोर्स में एटीट्यूड्स कौन से इन्वॉल्व है, एक वैल्यूज इन हेल्थ, वर्क कमिटमेंट, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी,
प्रॉब्लम सॉल्विंग, पंक्चुअलिटी, लॉयलिटी, इंडिपेंडेंट स्टडी। तो ये सब एटीट्यूड्स आपके पास अगर ऑलरेडी रहेंगे तो आपको कोर्स ये सिंपल रहेगा। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपको ये डेवलप करने के लिए चांस मिलेगा। जैसे शायद आप कंटिन्यू वर्क करते रहेंगे, आपके पास क्वालिफिकेशन रहेगा, आपके पास शायद हार्ड वर्क करने की प्रैक्टिस रहेगी, लेकिन आप हेल्थ ओरिएंटेड कॉन्शियस है या नहीं, तो हेल्थ ओरिएंटेड आपको यहाँ पे नॉलेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्यूपेशन हेल्थ एक सब्जेक्ट है, इंडस्ट्रियल हाइजीन सब्जेक्ट है, तो आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू भी बात करेंगे, सीखिए। तो अगर आप हेल्थ ओरिएंटेड सीखेंगे तो ऑब्वियसली आपका इफिशियंसी बढ़ेगा, इफिशियंसी आपका बढ़ेगा तो वहां पे इंडस्ट्री में भी आपको प्रोडक्शन के लिए या सेफ्टी काम करने के लिए, सेफ्टी वर्क प्रैक्टिसेस के लिए, कम से कम एक्सीडेंट होने के लिए ये सब यूजफुल रहेगा। तो ये सब बातें आपको यहाँ पे सीखने मिलेगी अगर आपके पास ये सब स्किल नहीं है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो स्किल्स है, जो एलिमेंट्स है, जो एटीट्यूड्स है, ये स्ट्रक्चर में बताया है, जो एक्चुअली इंटर रिलेशन बताए। जैसे यहाँ पे इसको बोलेंगे हम ऑर्गेनोग्राम। तो एक्चुअली सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट क्या रहता है, उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रहती है और अपना सिलेबस क्या है, तो उसका इंटर रिलेशन है। तो जैसे यहाँ पे ये सिंबल्स यूज किए, जैसे डी मीन्स डिजायरेबल, तो ये आपके पास अगर रहेगा तो अच्छी बात है। अगर ई इसेंशियल, ये कंपलसरी है, इसको कुछ ऑप्शन नहीं है। वी मीन्स वेरी इसेंशियल, तो ये आपके पास होना ही होना है, इसको कुछ ऑप्शन नहीं है, तो ये लीगल रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ये अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये प्रोफेशनल स्किल अलग अलग है, क्वालिफिकेशन है, तो उसमें आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज रहती है वहां पे ये R&D नहीं रहता है, तो इसीलिए ये डिजायरेबल कैटेगरी है। अगर आपके पास टेस्टिंग एंड एस्टिमेशन है, तो जो भी प्रोसेस रहेगी आपके पास, जो भी प्रोसीजर रहेगी उसका टेस्टिंग और एस्टिमेशन होगा। रिकॉर्ड कीपिंग, ये एक्चुअली सबके पास ही होना चाहिए और आज की डेट में है। मेडिकल एड सेंटर, भले वो छोटा रहो बड़ा रहो या ऑक्यूपेशन हेल्थ सेंटर रहो, वो इसेंशियल है, वेरी इसेंशियल कैटेगरीज में। सेफ्टी की लैब आपको कंपलसरी रखनी चाहिए, अभी सेफ्टी के इक्विपमेंट्स आपके पास कंपलसरी चाहिए। वाटर स्टोरेज और उसके हाई प्रेशर पंप्स, ये इसेंशियल है। और जो अलार्म सिस्टम्स रहते हैं फायर ओरिएंटेड या सपोर्टिंग सिस्टम्स, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, स्टोर्स, ये सब सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास रहना चाहिए। अगर ये आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप फायर फाइटिंग टेक्निक्स या फिर इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड सेफ्टी, सेफ्टी ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपका कंट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए मैनेजमेंट का भी व्यू अच्छा चाहिए कि आप SH ओरिएंटेड आपको अगर काम करना है तो आपको फैसिलिटीज देना पड़ेगी, और अगर ये फैसिलिटीज आपके पास है और ये कोर्स अगर उन्होंने किया है तो नॉलेज जो अप्लाई कर सकते हैं वो इजी अप्लाई हो सकता है। तो ये एक्चुअली ओवरऑल इंपॉर्टेंस था एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी का। तो इसके रिलेटेड अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप महाराष्ट्र के गवर्नमेंट साइट पे जा सकते हैं, सर्कुलर देख सकते हैं। अगर आपको प्रोसेस देखनी है तो DTE के वेबसाइट पे जा सकते हैं, और आपको करिकुलम ओरिएंटेड आपको जानकारी लेनी है तो MSBT के वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।